गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम जे गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। आइए आज हम पढ़ते हैं पजाइजा के बारे में, पजाइजा की संरचना, प्रजनन विधि एवं जीवन चक्र के बारे में। पजाइजा का अध्ययन करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं जिसके आधार पर हम पजाइजा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय, दूसरा जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण, तीसरा सिस्टमैटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति, चौथा अकरेंस या प्राप्ति स्थान, पांचवा स्ट्रक्चर या संरचना, छठवां रिप्रोडक्शन या प्रजनन विधि, सातवां इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी या फलकाय की संरचना, आठवां लाइफ साइकिल या जीवन चक्र और नौवां अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। इन बिंदुओं के आधार पर हम पजाइजा की लाइफ साइकिल का वर्णन करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसका परिचय जानते हैं। बेसी नामक वैज्ञानिक ने सन 1952 में फ्रूटिंग बॉडी या फलकाय के आधार पर कवकों को वर्गीकृत किया। उन्होंने इसे दो श्रेणी में बांटा, निम्न श्रेणी के कवक और उच्च श्रेणी के कवक। निम्न श्रेणी के कवक में उन्होंने ऐसे कवकों को रखा जिनमें फ्रूटिंग बॉडी या फलकाय नहीं पाया जाता है, और उच्च श्रेणी के कवकों के अंतर्गत उन्होंने ऐसे कवकों को रखा जिनमें फलकाय या फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। निम्न श्रेणी के कवकों के अंतर्गत उन्होंने केवल एक वर्ग को शामिल किया, फाइकोमाइसीटीज, और उच्च श्रेणी के कवकों के अंतर्गत उन्होंने तीन वर्ग को शामिल किया। पहला एस्कोमाइसीटीज, दूसरा बेसिडियोमाइसीटीज और तीसरा है फंजाई इम्परफेक्टा। एंसवर्थ ने सन 1973 में डिस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत ऐसे कवक को शामिल किया जिसमें फ्रूटिंग बॉडी तश्तरी या प्याले के समान होता है। पजाइजा को डिस्कोमाइसीटीज के ऑर्डर पजाइजेल्स के फैमिली पजाइजेसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं पजाइजेसी के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। इसके अंतर्गत आने वाले कवक मुख्य रूप से सैप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी होते हैं। दूसरा, किसी किसी सदस्य में कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तीसरा, फ्रूटिंग बॉडी प्याले के समान होता है जिसे एपोथीसियम कहते हैं। एपोथीसियम ऊपरी भूमि या भूमि के ऊपर उत्पन्न होते हैं, और जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये एस्कस के अंदर उत्पन्न होते हैं। अब हम इनकी वर्गीकृत स्थिति या सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन कुछ इस प्रकार से है। इसमें डिवीजन, यू माइकोटिना, सब डिवीजन या उप प्रभाग इसका है एस्कोमाइकोटिना। क्लास डिस्कोमाइसीटीज, ऑर्डर पेजाइजेल्स, फैमिली पेजाइजेसी और जीनस पेजाइजा। अब इनका प्राप्ति स्थान या अकरेंस। यह एक मृतोपजीवी कवक है जो अधिकतर सड़ते हुए लकड़ी या गोबर या सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों के ऊपर पाया जाता है। इसमें भारत में पाई जाने वाली इसकी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे पजाइजा वेसिकुलोसा, पजाइजा वेनोसा, पजाइजा दार्जिलिनेंसिस, पजाइजा रिपेंडा वगैरह वगैरह एटसेट्रा। अब आते हैं इसकी संरचना।
स्ट्रक्चर या संरचना। ये जो पजाइजा है ये एक कप के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से होंगे। ये इसका एपोथीसियम है। पेजाइजा का माइसीलियम या कवक जाल सेप्टेट, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस वाला होता है। इसे मोनोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। मोनोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। इसका कवक जाल सड़े गले कार्बनिक पदार्थों अथवा गोबर पर लंबे समय तक पड़ा हुआ रहता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर इनमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और ये इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी इसकी होती है, ये फ्रूटिंग बॉडी या फलकार, ये भूमि के ऊपर उत्पन्न होते हैं और माइसीलियम जो होते हैं वो भूमि के नीचे स्थित होते हैं। इनका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है ये गहरे भूरे रंग का होता है तथा कप के समान दिखाई देता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रजनन विधि के बारे में। प्रजनन या रिप्रोडक्शन। पेजाइजा में प्रजनन की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहला है अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से जो अलैंगिक प्रजनन है ये पेजाइजा रिपेंडा तथा पेजाइजा वेसिकुलोसा में पाई जाती है। ये कोनिडिया साधारण कोनिडियोफोर पर उत्पन्न होते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण करके नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। पेजाइजा में लैंगिक प्रजनन के लिए कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन या गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें सोमैटिक हाइफी के द्वारा सोमैटोगैमी की क्रिया के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट की जाती है। सोमैटोगैमी वह अभिक्रिया है जिसमें दो मोनोकैरियोटिक हाइफी एक डाइकैरियोटिक हाइफी का निर्माण करते हैं। जैसा आप लोग को शुरू में ही संरचना में मैंने बताया कि इसका जो वर्धी हाइफी होता है ये मोनोकैरियोटिक या यूनिन्यूक्लिएट होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस स्ट्रेन के और दूसरे माइनस स्ट्रेन के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय सोमैटोगैमी की क्रिया के लिए यही दोनों हाइफी आपस में फ्यूजन की क्रिया करते हैं और एक डाइकैरियोटिक हाइफी का निर्माण करते हैं। डाइकैरियोटिक हाइफी के निर्माण के पश्चात एस्कोजिनस हाइफी का निर्माण होता है। इस एस्कोजिनस हाइफी का टिप पोर्शन मुड़कर क्रूजियर का निर्माण करता है। क्रूजियर, ये क्रूजियर एक हुक के समान संरचना होती है। ये इस प्रकार से ये क्रूजियर का निर्माण करते हैं। ये जो क्रूजियर है यही आगे चलकर एस्कस मदर सेल का निर्माण करती है और एस्कस मदर सेल से आगे चलकर एस्कस का फॉर्मेशन होता है और इस एस्कस में 8 एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो डाइकैरियोटिक हाइफी होती है, ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी है, चलो, ये एक मोनोकैरियोटिक हाइफी है जिसमें सोमैटिक हाइफी एक डाइकैरियोटिक हाइफी का फॉर्मेशन करती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ मिलकर दो न्यूक्लियस वाली एक संरचना का निर्माण करता है। तो इस प्रकार निर्मित जो हाइफी होगी उसको डाइकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। अब ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी में यह संरचना फूल कर एक गोल संरचना बनाती है और बाद में ये मुड़कर इस तरह से क्रूजियर का निर्माण करती है, जिसमें वह कोशिका जिसमें दो न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं यह पेनल्टीमेट सेल कहलाती है। यही पेनल्टीमेट सेल आगे चलकर एस्कस मदर सेल का निर्माण करती है।
पेनल्टीमेट सेल में ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब जाइगोट के बन जाने के पश्चात यह एस्कस मदर सेल की तरह कार्य करने लगता है। इस एस्कस मदर सेल में इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस का पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। अब इनमें दूसरा विभाजन जो होता है एक साधारण विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं आगे चलकर 8 एस्कोस्पोर में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार ये जिस संरचना के अंदर उपस्थित होते हैं यह संरचना एस्कस कहलाती है और ये एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। इस प्रकार पेजाइजा के एस्कस में एक एस्कस में एस्कोस्पोर्स की संख्या 8 होती है, जिनमें से 4 प्लस स्ट्रेन के और 4 माइनस स्ट्रेन के होते हैं। आगे चलकर अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये एस्कस फट जाते हैं, इनसे एस्कोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट होकर एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप मोनोकैरियोटिक हाइफी या एक न्यूक्लियस वाली हाइफी का निर्माण होता है। तो इनका विकास भूमि के अंदर होता है। आइए अब हम फ्रूटिंग बॉडी या फल काय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एक पेजाइजा के परिपक्व फ्रूटिंग बॉडी में निम्नलिखित 3 संरचनाएं दिखाई देती हैं। पहला हाइमेनियम, दूसरा सब हाइमेनियम और तीसरा हाइपोथीसियम। हाइमेनियम यह इसका फर्टाइल स्तर होता है, जिसके ऊपर एसाई और पैराफाइसिस उपस्थित होते हैं। दूसरा स्तर सब हाइमेनियम कहलाता है। यह स्तर जो एसाई और पैराफाइसिस है इसको धारण करने वाला माइसीलियम का लेयर होता है। इसमें तंतु आपस में एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। तीसरा स्तर हाइपोथीसियम कहलाता है। यह एपोथीसियम का सबसे बाहरी भाग होता है और यह स्तर स्टेराइल होता है और यह बहुत सारे कवक तंतुओं के आपस में उलझी हुई संरचना का निर्माण करता है। मैच्योर होने के पश्चात ये जो एसाई हैं ये इनमें भित्ति के द्वारा ये फट जाते हैं और इनमें से 8 स्क्रोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और ये स्क्रोस्पोर्स हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाए जाते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। माइसीलियम काफ़ी समय तक सड़े गले पदार्थों के ऊपर परिवर्तन करता रहता है और अंत में ये एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करता है। यह फ्रूटिंग बॉडी धीरे धीरे मैच्योर होकर गहरे भूरे रंग का हो जाता है और ये तस्तरी के समान आकार को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार निर्मित जो फ्रूटिंग बॉडी होती है यह कप के समान संरचना की दिखाई देती है।